नमस्कार मित्रों, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा फिर आपसे जुड़ने जा रहा हूं हमारे लाइव सेशन में, और जिसमें हमने ये कोशिश करनी है कि आखिर कौन सी ऐसी बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम जो है ध्यान रखें अगर जीवन में, तो हम जीवन को जो है थोड़ा सा अच्छा कर पाएंगे। और जुड़िए, देखिए कौन कौन लोग जुड़ चुके हैं मेरे साथ, उन सभी का अभिनंदन है। देवेंद्र आनंद जी, शशि भूषण जी, गीतांजलि अरोड़ा देख रही हैं। शशि भूषण जी नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। काफी लोग जुड़ चुके हैं और आज का जो हमारा विषय है कि कैसे हम खुश रहें, तो मैंने अपनी व्यवहारिकता में, अपनी रूटीन लाइफ में जो चीजें ऑब्जर्व की, वो मैं आज आप फ्रेंड्स के साथ, मित्रों के साथ शेयर करना चाहता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि इन चीजों पे मैं भी काम कर रहा हूं और हम मिलके काम करेंगे तो हमारा जीवन जो है वो खुशहाल बन पाएगा। तो आज मैं आपको 10 वो पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जो बहुत ही व्यवहारिक हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल हैं और जिन्हें हम अपने जीवन में उतार भी सकते हैं, जिनका एग्जीक्यूशन करना भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल वो 10 पॉइंट देखिए। फिर मैं एक चीज यहां पे ये पॉइंट्स बताने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप और मैं जब इस तरह की बातों को डिस्कस करते हैं तो हमारा बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, हमारा बहुत ही फ्लेक्सिबल एटीट्यूड होना चाहिए। अगर हम हर बात में कमी निकालेंगे, अगर हम हर बात में अपना एक कुतर्क देंगे, मैं कुतर्क इसलिए बोलता हूं क्योंकि हमारे पास बहुत सारी नेगेटिव रीजनिंग्स होती हैं, तो अगर हम कुतर्क देंगे तो आप जान लीजिए कि आप ये कर नहीं पाएंगे, और जब नहीं कर पाएंगे तो आप जीवन में खुशहाली से दूर ही रहेंगे। तो जितना हो सके, देखिए हमारे बड़ों ने 60% जब हमारे मार्क्स आते थे तो हमको कहा जाता था कि आप फर्स्ट डिवीजन पास हैं। जब 75% मार्क्स आते थे तो हमें कहा जाता है कि आप पास विद डिस्टिंक्शन हैं। सो कहने का मतलब यह है कि बड़ों ने कुछ सोच समझ के ही 60% पे फर्स्ट डिवीजन रखी होगी। तो ये पॉइंट्स हम एटलीस्ट डिस्कस करें, और डिस्कस करने के बाद कोशिश करें कि पहले हम 33% मार्क्स लाएं सो दैट एटलीस्ट पास तो हो, उसके बाद 45% मार्क्स लाएं तो सेकंड डिवीजन तो आए, एंड देन डेफिनेटली वी विल ट्राई फॉर 60%। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बहुत पॉजिटिव, बहुत ही सकारात्मक होकर के, मैं तो कहूंगा जो मैंने पॉइंट्स आज आपके लिए नोट किए हैं वो आप भी नोट कर लीजिए एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन देम। पहला पॉइंट मुझे ऐसा लगता है जो हमारे खुशहाली में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि लिमिट योर डिजायर फॉर फिजिकल अचीवमेंट्स। मेरा कहने का मतलब क्या है कि भौतिक सुविधाओं, सुख सुविधाओं जैसे घर हो गया, गाड़ी हो गई, पैसे हो गए, इनके लिए अपनी इच्छाओं को कहीं ना कहीं सीमित रखें। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बहुत सारे मेरे भाई, बहुत सारे मेरे मित्र, बहुत सारी मेरी बहनें ये सोचेंगे कि ये तो डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि अपनी बड़े घर की इच्छा मत रखो, बड़ी गाड़ी की इच्छा मत रखो, बहुत सारा हमारे पास धन हो, बहुत सारे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, बहुत सारी हमारे पास सुख सुविधाएं हो। तो मैं उनको त्यागने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, ना त्यागने की बात कर रहा हूं और ना ये कह रहा हूं कि आप ऐसी इच्छाएं ना रखें। लेकिन आपको अपनी इन इच्छाओं को रखते समय बस एक बात ध्यान रखनी है कि आपकी ये इच्छाएं आपकी खुद की इच्छाएं हैं। मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, ये मेरे को किसी और ने नहीं कहा। मैं जिस घर में रहता हूं वो घर छोटा है कि बड़ा, वो मैं डिसाइड करता हूं। मेरे पास कितने धन हो ये मैं डिसाइड करता हूं, कोई मुझे फोर्स नहीं करता कि तुमको अधिक कमाना चाहिए। सो कहने का मतलब है कि जब अपनी ही इच्छाओं की पूर्ति के लिए मुझे थोड़ी सी अधिक मेहनत करनी पड़े, क्योंकि मेरे ख्वाब ऊंचे हैं और उन ख्वाबों की पूर्ति के लिए मुझे ही मेहनत करनी है, तो मुझे ये ध्यान रहे कि मैं अपने तन को खराब ना करूं, अपने मन को दुखी ना रखूं, खिन्न ना रखूं, अपने घर में जाकर के मेरा व्यवहार ना बदले,
मतलब ये कि जैसे आप काम से गए, घर पे जाकर के बीवी बच्चे हैं, आप जैसे बात करते हैं वैसे बात कीजिए, मुस्कुरा के बात कीजिए, उनके साथ इंटरेक्शन कीजिए, शेयर कीजिए। सो मोटे मोटे तौर पे कहने का मतलब यह है कि अपने शरीर को खराब करके, अपने मन को खराब करके पूरे टाइम आप टेंशन में ही दिख रहे हैं, कभी किसी को मुस्कुराते हुए नहीं दिखते। आप घर से इंटरेक्शंस आपने बंद कर दिए, आपने समाज से इंटरेक्शंस बंद कर दिए, आध्यात्मिक ज्ञान, मंदिर और आपको मस्जिद, गुरुद्वारा जो है सब बेकार लगने लगा। सो ऐसे एटीट्यूड से, ऐसा अपने को बना करके यदि आप कुछ अचीव भी कर लेंगे तो आपके किसी काम का नहीं है। सो मोटे मोटे तौर पे अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो मेरा पहला सबमिशन यह है, पहला पॉइंट यह है कि लिमिट योर डिजायर फॉर द फिजिकल अचीवमेंट्स। अभी मैं 10 पॉइंट आपको बताऊंगा, जरा बीच बीच में आप लोगों के मैसेज हैं उनको भी लेता रहता हूं। मीना ठाकुर, सर हेयर फॉल का कोई सोल्यूशन बताइए। देखिए मीना ठाकुर जी, हेयर फॉल के लिए एक दवा आती है रसायन लोह, उसमें बेसिकली आयुर्वेदिक आयरन है और आंवला है। ये हेयर फॉल किसी भी कारण से हो उसके लिए अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इफेक्टिव फॉर्मुलेशन है। तो रसायन लोह आप आधा चम्मच सुबह शाम शहद में लीजिए, चाहे किसी भी कारण से हेयर फॉल हो। एंड इसके बाद जो है कोशिश कीजिए कि हेयर फॉल के रूट कोज को ढूंढिए। कभी हम जब नींद पूरी नहीं लेते, जब हम टेंशन में होते हैं, हमारा पेट ठीक नहीं होता, हम में कोई न्यूट्रिशन की कमी आ जाती है, या कभी कभी नजला जुकाम होता है, कभी डैंड्रफ होता है, तो आपके हेयर फॉल के पीछे क्या कारण है उसको जानिए और उस रूट कोज पे काम कीजिए। आंवला लो जो मैंने बताया उसको तो आप अभी से शुरू कर दीजिए। हेयर फॉल के लिए मैं फिर कह रहा हूं, एक दवा आंवला लो लेकिन अपने आप में अमृत तुल्य है। बहुत बड़े बड़े जगह से लोड करके लोग हमारे पास आते हैं और हम आंवला लो देते हैं और विद इन 15 डेज उनको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। हाँ, ये जरूर है कि हम रूट कोज के बारे में भी सर्च करते हैं, क्या रूट कोज है, अकॉर्डिंग टू दैट हमें सेकेंड मेडिसिन भी देनी होती है। रोहित कुमार जी हेलो। भगवान सत्वानी क्या लिखते हैं, जय बंसी वाले डॉक्टर साहब, हमें हीमोफीलिया हो। भगवान सत्वानी जी, आपको हीमोफीलिया है। आई अंडरस्टैंड, हीमोफीलिया आपके लिए मुश्किल है, लेकिन आप हिम्मत बनाए रखिए और इस तरह की सिचुएशन से आप फाइट कीजिए, ईश्वर आपकी मदद करेंगे। प्रीति काकर नमस्ते। शशि भूषण ने अप्रिशिएट भी किया कि सही बात बोली आपने। ज्योति वर्मा, मेरा बेटा 14 साल का है और उसका पिंपल 2 साल से हैं, पिंपल्स। ज्योति वर्मा जी, बच्चों में 14 साल की एज में जो हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से बच्चों को एक्ने पिंपल्स हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें 2-3 काम करने होते हैं। एक, उनको हमें ब्लड प्यूरिफायर देना होता है। ब्लड प्यूरिफायर के रूप में सबसे नेचुरल और इफेक्टिव है कि आप उनको हफ्ते में 2-3 दिन के लिए नीम के पत्ते ला करके जो है 5-6 नई नीम की जो कोपल होती हैं, वो बहुत कड़वी भी नहीं होती, उनको आप बच्चों को कहिए कि ये चबाएं, तो उससे भी एक तरह से एक्ने पिंपल्स ठीक होते हैं। नंबर 2, मेक श्योर कि उनका पेट साफ रहे। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है उनको भी एक्ने पिंपल्स निकलने की संभावना रहती है। तीसरा, अगर आप कह सकें और बच्चे कर लें तो रात में सोते समय आप नींबू जो है सब लोग अपने इस्तेमाल करते हैं, खाने में डालते हैं, दाल में डालते हैं, सैलेड में डालते हैं, तो बचा हुआ एक तरह से नींबू का जो छिलका है उनसे बोलिए कि रात में 1 मिनट के लिए ही उसको जो है अपने फेस पे, क्योंकि उस समय ऐसे चेंजेस होते हैं एडोलेसेंट एज में कि सीबेशियस ग्लैंड्स जो हमारी होती हैं, जो चेहरे पे सबसे अधिक होती हैं, वो एक्टिवेट होती हैं। एक्चुअली एक्ने पिंपल्स निकलते क्यों हैं? एक्ने पिंपल्स इसलिए निकलते हैं कि जो हमारी सीबेशियस ग्लैंड हमारे चेहरे पे होती है उससे एक सेक्रेशन निकलता है जिसका नाम होता है सीबम। वो सीबम जो है वो हमारे चेहरे की एक सामान्य चिकनाहट को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। लेकिन बच्चे अक्सर बाहर घूमते हैं, कभी प्लेग्राउंड में होते हैं, कभी उतना एक तरह से उनको डस्ट एक्सपोजर अधिक मिलता है, तो उनके जो पोर्स हैं वो बंद हो जाते हैं। और पोर्स बंद होने के बाद क्या होता है कि
उनका जो सीबम है वो अंदर इकट्ठा होना शुरू होता है, और अंदर इकट्ठा हुआ सीबम एक तरह से वो सड़ने लगता है, वही बनते हैं ब्लैक हेड्स, वही बनते हैं व्हाइट हेड्स, और उन्हीं को हम बाद में एक्नी, पिंपल्स, पस्ट्यूल्स बोलते हैं। तो वो कोई व्यक्ति जिसको ब्लैक हेड है, व्हाइट हेड्स हैं, तो वो नींबू का छिलका लेकर के सुबह शाम 2 टाइम, नहीं तो रात में कम से कम सोते समय जो है वो अच्छे से जो है वो गालों पे रगड़े, और उसके बाद ताजे पानी से ही मुंह को धो करके वो सो जाए। तो वो नींबू का छिलका एक तरह से वहां पे माइल्ड स्क्रबर की तरह काम करता है। बाकी तो मेरी जो बहनें वो जानते हैं कि स्क्रबर जो है उसका काम क्या होता है, एक तरह से जो पोर्स हैं, जो छेद हैं गाल में, उसको बंद करना, सो दैट सीबम जो सीबेशियस ग्लैंड का सेक्रेशन है वो अंदर ना रुकने पाए और एक्ने, पस्टुल्स वगैरह ना बने। तो हाइजीन को मेंटेन करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना दवाओं को खाना। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि ऑलवेज हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रखना है, मतलब किसी भी काम के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण। अब आपको कोई भी काम कहा जाता है, चाहे वो घर में कहा जाए, चाहे वो ऑफिस में कहा जाए, अक्सर हम जो है पहले ना बोलते हैं। ये हमारी सबकी प्रवृत्ति है कि नहीं, मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा केवल इतना सबमिशन है कि आपको कोई भी काम कहा जाए, चाहे वो आसान हो, चाहे वो भारी हो, आप बहुत ही पॉजिटिवली ही उसको रिएक्ट कीजिए। जब हम नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं, ट्रस्ट मी, मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं, जब हम इनिशियली नेगेटिव रिएक्शन देते हैं और बाद में उस काम को करते भी हैं, क्योंकि चाहे ऑफिस हो चाहे घर हो, वो काम तो घर में हमारी बीवी हमारी बॉस होती है, ऑफिस में तो हमारे बॉस आपको पता है ये सबके अलग अलग होते हैं, तो वो काम हम करते हैं। लेकिन जो एप्रिसिएशन हमें मिलना चाहिए वो एप्रिसिएशन हमें नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं शुरू में ना बोलकर उस काम को शुरू किया होता है। अच्छा, कभी कभी हमें कोई मुश्किल काम भी दिया जाता है जो हमें नहीं आता या थोड़ा आता है, तब भी हम पहले नेगेटिव हो जाते हैं, हमारा एटीट्यूड नेगेटिव हो जाता है, तो फिर हमारे लिए वो काम बहुत टफ बन जाता है, बहुत टफ बन जाता है। तो ऐसे में अगर आप किसी काम को कोई आपको देते हैं, ऑफिस में देते हैं या कहीं भी समाज में या घर पे, और आपको नहीं आता, तो अगर आप ये कहते हैं कि मेरे को आता नहीं बट मैं इसको सीखता हूं, करता हूं, एक नई चीज जानने को मिलेगी, तो इस तरह के पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो वो आप काम सीख भी जाएंगे। लेकिन अगर आपने कहा मेरे को आता नहीं, क्यों दे रहे हैं मेरे को बिना मतलब, आपने मुंह सा बना दिया एकदम से, तो करना आपको पड़ेगा। लेकिन वो काम जो अगर आप पॉजिटिव रहते 1 घंटे में हो जाता, तो वो नेगेटिव होकर के 2 घंटे में होगा। और फिर मैं कह रहा हूं, हो सकता है गलत भी हो, और ये तो पक्का है कि आपको एप्रिसिएशन उतना नहीं मिलेगा जितना आप डिजर्व करते हैं उस काम को करने, क्योंकि आपने उस काम के शुरू में ही माहौल को नेगेटिव बना दिया। अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें हर चीज के प्रति जो हमारा टास्क है, जो चाहे वो घर का है चाहे वो ऑफिस का है, वी मस्ट हैव पॉजिटिव एटीट्यूड। ये सकारात्मक दृष्टिकोण का होना भी बहुत जरूरी है। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। 10 पॉइंट आज फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा, उन 10 पॉइंट्स को आप नोट कीजिए और आप देखिए, उनको धीरे धीरे आप करना शुरू कीजिए। आप बात करेंगे, विचार करेंगे चीजों को, तो वो होंगी, और होंगी तो फिर जीवन में खुशियां आएंगी। आरव मीना नमस्ते, महावीर सारस्वत जय श्री राम सर, अनुज श्रीवास्तव नमस्कार, रंजना सिंह नमस्ते जी, और जी संकोच चौधरी कुछ राय दे रहे हैं किसी तेल को लगाने के लिए, तो आप उन्हें भी ट्राई कर सकते हैं, उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। रश्मि प्लीज सजेस्ट समथिंग फॉर एंजाइटी एंड स्लीपलेसनेस। रश्मि जी, एंजाइटी और स्लीपलेसनेस के लिए, नींद ना आने के लिए मैं बार बार रिकमेंड करता हूं एक दवाई जिसका नाम है सुप्रज्ञा। ये अर्क के रूप में भी आती है, कैप्सूल के रूप में भी आती है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि यदि मैं 100 लोगों को ये प्रेस्क्राइब करता हूं तो 100 में से 80-85 लोग ये कहते हैं कि साहब विद इन 15 डेज नाउ दे आर स्लीपिंग वेल।
वो अच्छे से सो पा रहे हैं, उनकी एंजाइटी कम हो गई है, उनका डिप्रेशन कम हो गया है, उनको जो डर सा लगता था, उनकी जो अचानक से धड़कन बढ़ जाती थी, वो अब ठीक है। सो आई रिपीट, सुप्रज्ञा अर्क एवं कैप्सूल ये आप मंगा करके आयुर्वेदिक स्टोर से वो लेना शुरू करें। कैसे लेना है उस बोतल के ऊपर बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। तो आप सुप्रज्ञा अर्क लीजिए, थोड़े दिन लीजिए। ये अंग्रेजी मेडिसिन की तरह एडिक्शन फॉर्मिंग नहीं है, इसकी आदत नहीं पड़ेगी और कुछ ही समय में आपका ब्रेन इतना नरिश होगा कि आप जो है बहुत अच्छा महसूस करेंगे, जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आप महसूस करेंगे। कभी कभी हम अड़ जाते हैं, हम लाइफ को एंजॉय भी नहीं कर पा रहे होते हैं, ना हम अपने घर वालों को संतुष्ट कर पा रहे होते हैं, ना अपने ऑफिस कलीग्स को संतुष्ट कर पा रहे हैं। अब ऑफिस कलीग्स में अगर बॉस है तो वो उससे जो जूनियर्स हैं वो परेशान है, अगर जूनियर है तो वो उससे सीनियर खुद परेशान है। मतलब कहने का मतलब है आप बॉस हैं तो भी पसंद नहीं किए जा रहे, आप जूनियर हैं तो भी पसंद नहीं किए जा रहे, समाज के लिए आप कुछ करके राजी नहीं है, जबकि भगवान का दिया सब कुछ होता है। तो आखिर कहां दिक्कत है? दिक्कत है कहीं ना कहीं मेंटल पीस में, मेंटल प्लेजर में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपने को मेंटली सिक कहने का क्रेज, अपने को मेंटली सिक कहने का जज्बा सबके बस की बात नहीं है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, सुबह 8 या 9 बजे आप घर से निकलते हैं एसी कैब में बैठ करके या एसी गाड़ी में बैठ करके, उसके बाद आप ऑफिस जाकर के 10 बजे से और 6 बजे 7 बजे तक बढ़िया से रिवॉल्विंग चेयर पे बैठ के काम करते हैं एसी के मॉल में। समय से आपके सामने चाय आ जाती है, समय से आप लंच के लिए उठ जाते हैं, फिर एसी गाड़ी में बैठ करके आप घर वापस आ जाते हैं। मुझे बताइए ऐसा कौन सा फाफड़ा आपने चला लिया, ऐसा कौन सी आपने मजदूरी कर ली कि घर पहुंचते ही आपके मुंह पे एक ही शब्द होता है, मैं थका हुआ हूं, मुझे खाना दे दो, रिमोट टीवी का हाथ में लिया और बिस्तर पकड़ लेते हैं। कहां दिक्कत है? दिक्कत है कहीं ना कहीं हम लोगों के ब्रेन एग्जॉस्ट हो चुके हैं। और ब्रेन एग्जॉस्ट भी क्यों हुए? क्योंकि हमें जीवन जीने का सही तरीका नहीं आता, हम नकारात्मक चीजों में फंसे पड़े हैं। और नकारात्मक चीजों में जब फंसे पड़े रहते हैं तो हमारा ब्रेन थकता है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि वो व्यक्ति जो जिस काम को करता है अगर उसे पसंद भी करने लगे, या हम कहें कि जो काम आपको पसंद है वो काम आपको करने को दिया जाए, जैसे भी इसको समझ लीजिए, तो आप थकते नहीं हैं, आप इरिटेट भी नहीं होते। आपको मजा आ रहा है पेंटिंग बनाने में, आप पूरी रात पेंटिंग बना लेते हैं। लेकिन बॉस ने अगर बोल दिया आपके ऑफिस में कि आज भैया रात में रुक के ये काम कर लो, तो फिर आपको आफत आ जाती है। क्यों? क्योंकि पेंटिंग बनाने को आप पसंद कर रहे हैं, वहां ऑफिस के काम को आप केवल बेकार में कि अरे मैं तो नौकरी करता हूं यहां पे, ठीक है। आपने अपने दिमाग को उस तरह से ट्यूनिंग नहीं की कि यहां से मेरा घर चल रहा है, यहां से मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, यहां से कमाई लेकर मैं अपने परिवार के लिए सब कुछ लाता हूं, अपने माँ बाप को पैसे भेजता हूं। मतलब जिस जगह से आप कमा करके अपना लालन पोषण कर रहे हैं, अपने परिवार का लालन पोषण कर रहे हैं, अपने सामाजिक अपने जो है जो ड्यूटीज हैं उनको निभा रहे हैं, उस जगह के प्रति आप प्रेम ही नहीं पैदा कर पा रहे। अब बताइए कैसे खुश रहेंगे? और मैंने एग्जांपल दिया, अगर आपको पसंद है, आपके रिलेटिव साथ में बैठे, आपके मित्र साथ में बैठे हैं, तो आप रात भर बैठे रहते हैं, गप्पे मारते हैं, नींद को भी आप अवॉइड कर देते हैं और वास्तव में सुबह भी आप फ्रेश फील करते हैं, फिर से आपका मन करता है जल्दी से उठें, फिर एक साथ इकट्ठे हों, चलो खेलने चलें, कुछ करें, मतलब एंजॉय करें। सो वहां थकान क्यों नहीं हो रही? वहां थकान इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आपका वहां के जो एक्टिविटीज हैं वो आपकी पसंद की हैं। तो आपको अपने ऑफिस के काम को भी अपना पसंद का मानना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, आपकी खुशी के लिए बहुत जरूरी है। सो अपने दिमाग को नरिश कीजिए। मानिए कि अगर हम घर में जाकर के एसी ऑफिस में 8 घंटे बैठ करके वापस घर में जाकर के अगर हमें यह कहना पड़ रहा है कि आई एम टायर्ड, मैं बात नहीं करूंगा, मुझे खाना दे दो, मैं बिस्तर पे पहुंच गया, तो इसका मतलब है कि आप मेंटली थक चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, एंड यू नीड सुप्रज्ञा अर्क एवं कैप्सूल। एंड मैं आपका मित्र, आपका डॉक्टर आपको ये कहता हूं कि आप में से 100 लोग यदि सुप्रज्ञा ट्राई करेंगे तो 85 लोग कम से कम ये बोलेंगे कि विद इन 15 डेज हमारी तो दुनिया बदल गई यार, ये क्या हो क्या गया। ऐसा भी होता है,
लोग बोलते हैं किसी के टेम्परामेंट को चेंज कर सकते हो, किसी के नेचर को चेंज कर सकते हो। जी हां, कर सकते हैं, यदि उसको नरिशमेंट मिल जाए। आदमी का व्यवहार, आदमी मीन्स मेरा खुद का व्यवहार सुबह के समय अलग होता है, शाम के समय अलग होता है। सुबह जब मैं बिल्कुल फ्रेश मूड से अपना जो है नहा वहा करके पूजा करके अपने क्लिनिक में बैठता हूं, तो सुबह जो पेशेंट मैं देखता हूं, उस समय वो पेशेंट अगर एक क्वेश्चन फालतू ही पूछता है तो शायद मैं बड़ा अच्छे से बता देता हूं, क्योंकि उस समय मैं फ्रेश होता हूं। एंड जैसे जैसे दिन जाता है, काम कुछ पेंडिंग पड़े होते हैं, थकान आ रही होती है, अब रात हो गई, उस समय जब पेशेंट उसी क्वेश्चन को पेशेंट जब 2 बार पूछता है तो थोड़ा सा इरिटेशन हो जाता है। तो मैं सेम, क्वेश्चन सेम, पेशेंट सेम, लेकिन टाइम अलग। टाइम क्या? सुबह फ्रेशनेस थी, थकान नहीं थी, शाम को थकान थी, रिएक्शन बदल गया। सुबह जो मुझे मिलके क्या बोले, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, मैंने तो 2 बार पूछा, उन्होंने 2 बार समझाया, और शाम वाला जाके बोला यार डॉक्टर साहब अच्छे कहां से यार, मैंने तो दूसरा पूछा तो मुझे तो यार डॉक्टर साहब ने कहा यार पढ़ मत, दवाई खा यार, चल जा, मुझे तो समझाया नहीं। सो देख लीजिए, डॉक्टर एक, लेकिन टाइम अलग। टाइम अलग किस पॉइंट ऑफ व्यू से कि सुबह फ्रेश था, शाम को थकान। तो जब हम थके होते हैं तब हमारा बिहेवियर बदल जाता है, और मेंटल बिहेवियर भी तब बदल जाता है जब हम ब्रेन से एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए आज के समय पे जब हम फिजिकल एक्टिविटीज कम कर रहे हैं, मेंटल एक्टिविटीज ज्यादा कर रहे हैं, तो ऐसे में वी नीड मेंटल नरिशमेंट। नर्वस सिस्टम को नरिशमेंट चाहिए। अश्वगंधा, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामांसी, और इन्हीं सब चीजों से बना है सुप्रज्ञा अर्क और सुप्रज्ञा कैप्सूल। 15 दिन लीजिए एंड सी द डिफरेंस। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट, अगर हम खुश जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो मैंने पहला पॉइंट, जो लोग नहीं लिखे हैं वो लिख लीजिए। नंबर पहला पॉइंट, लिमिट योर डिजायर्स फॉर द फिजिकल अचीवमेंट्स। और इफ यू विश टू हैव फिजिकल अचीवमेंट्स, तो ध्यान रहे कि आपकी खुद की विश को पूरा करने के लिए आप ही मेहनत करेंगे, लेकिन आप मेहनत कीजिए, लेकिन मेरी एक ही शर्त है, चेहरे की मुस्कुराहट नहीं गायब होनी चाहिए। द मोमेंट आपके चेहरे की मुस्कुराहट जा रही है तो आप अपने टास्क को नीचे कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने मुस्कुराहट खो करके किसी चीज को प्राप्त भी किया, बड़ा घर भी बनवा लिया, बड़ी गाड़ी भी बनवा ली, बड़े अपने शरीर में रोग पैदा कर लिए, तो मुझे लगता है कि वो जो अचीवमेंट है वो किसी काम का नहीं है। तो पहली पॉइंट यही है कि आपको अपनी डिजायर्स फॉर फिजिकल अचीवमेंट्स वो लिमिट करनी होगी। दूसरा पॉइंट मैंने बोला था, ऑलवेज हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड। चीजों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। ये चाहे आप घर पे है, चाहे आप ऑफिस में है, चाहे आप समाज में है, तो आपको नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना है। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे बोलते हैं पीठ पीछे चुगली ना करें। कहने का मतलब है डोंट क्रिटिसाइज एनीवन बिहाइंड देयर बैक। आप इन जनरल बात किसके बारे में करते हैं? अपने किसी मित्र के बारे में, किसी रिलेटिव के बारे में, अपने ऑफिस के किसी कलीग के बारे में। और किससे बात करते हैं? अपने ही किसी मित्र से, रिलेटिव से या ऑफिस कलीग से। 2 घंटे आप नेगेटिव माहौल बना करके रखते हैं, पूरा आप मुंह बना के जो नेगेटिव बोल सकते हैं। जब आप किसी की बुराई कर रहे होते हैं तो चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आती, पूरा शरीर एक तरह से नेगेटिविटी में होता है। आपके नेगेटिव हार्मोन्स, आपके सैडनेस के हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं। सो आपने 2 घंटे के लिए किसी व्यक्ति की बुराई किसी दूसरे व्यक्ति से की, और 2 घंटे बाद जाते समय क्या बोला कि उसको मत बताना। मुझे बताइए, पीठ पीछे की गई इस बुराई से आपने क्या पाया? क्या पाया? केवल एक चीज पाई। अब आपको यह डर है कि जिस तीसरे आदमी को आपने बताया, अब वो उस बात को कितना मिर्च मसाला लगा करके उस व्यक्ति तक पहुंचा दे और वो आपकी खाट खड़ी कर दे। बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात, मैं फिर से कह रहा हूं, जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो हमारे सामने नहीं खड़ा, उसकी बुराई किसी तीसरे से बतियाते हैं, बात करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं उसका घंटों तक, और फिर हम ये कहते हैं कि साहब उसको मत बताना, तो हम उस समय बड़े चैन से नहीं जा रहे होते घर। एक बार वहां बोल के आते हैं उसको मत बताना, एक बार घर जाके भी इतने डरे होते हैं कि उसको फोन करते हैं कि भैया उसको मत बताना यार प्लीज, नहीं तो बिना झगड़ा हो जाएगा। और हम उसी डर में जीते हैं। हमने पाया क्या? अब आप इसके विपरीत सोचिए
कि अगर कोई आपका ही मित्र, कोई आपका ही ऑफिस कलीग, कोई आपका ही रिलेटिव कोई ऐसा काम करता है जो आपको पसंद नहीं है, और आप उस व्यक्ति से मिल करके बहुत ही सौम्यता के साथ, बहुत ही सहजता के साथ, बहुत ही प्यार के साथ आप ये कहते हैं कि भैया सुनो, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, तो बोले हाँ यार तुम्हारी ये आदत मेरे को पसंद, वैसे तुम आदमी ठीक हो, तुम्हारी ये वाली आदत मेरे को पसंद नहीं है। तो जब ये मैं कहता हूं कि ये हमारी आदत पसंद नहीं है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि वो व्यक्ति मुझे रीजन दे कि यार मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि ऐसे, या अरे मुझे तो पता ही नहीं था, मैं मतलब ऐसा आगे से नहीं करूंगा यार। सो अब मुझे बताइए कहां दिक्कत है। अगर उसने कहा कि मुझे ऐसा करने में मजा आता है यार, बहुत प्लीज यार मुझे करने दे, तो फिर आप वैसे ही खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लीजिए, चल कर ले यार, तू मजे ले ले, कोई बात नहीं है। और या वो कहता है कि मुझे तो पता नहीं था, इस बात से बुरा लगता है आपको, मैं नहीं करूंगा यार। कहने का मतलब है कि जब आप सामने सामने बात करेंगे तो यू विल हैव ए सोल्यूशन, वो सोल्यूशन जो आपके पूरे नेगेटिव ऑरा को खत्म करेगा, नेगेटिव एटमॉस्फेयर को खत्म करेगा। लेकिन पीठ पीछे जब आप किसी की बुराई बतियाते हैं तो वो दूसरा व्यक्ति वो अपनी सुविधा के अनुसार उसमें नमक मिर्च मसाला डाल करके जब बात को कहीं ना कहीं तीसरा चौथा पांचवें छठे आदमी आठवें आदमी के द्वारा वहां तक पहुंचाता है ना, तो उसके बाद कहीं पॉजिटिविटी नहीं, हमेशा नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी फैलती है। तो पीठ पीछे किसी की बुराई ना करें। इफ यू हैव करेज, अगर आप में साहस है तो साहस क्यों नहीं, कौन सी बात है भाई, आप जिसकी बुराई कर रहे हैं वो कोई कौन है, वो आपका ही मित्र है, आपका ही रिश्तेदार है, आपका ही दोस्त है, आपका ही ऑफिस कलीग्स है। ऐसा क्या कोई क्रिमिनल थोड़ी है जिसकी आप बात करके बुराई करके डरा रहे हैं कि उसको मत कहना। आप कोई देश के प्राइम मिनिस्टर की बुराई कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पीठ पीछे कर लीजिए। आप अपने सीएम की, चीफ मिनिस्टर की बुराई कर लीजिए पीठ पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैं तो केवल दोस्त की, रिश्तेदार की और ऑफिस कलीग की बात कर रहा हूं, उसको तो कम से कम सामने बात कर लीजिए। सो किसी को भी पीठ पीछे उसकी बुराई मत कीजिए। तीसरा पॉइंट ये है। आगे बढ़ते हैं। अदिति कपूर ने बड़ा लंबा मैसेज लिखा, लास्ट 6 मंथ से बॉडी पर खारिश से बहुत परेशान हूं, रेड रेड कलर के पैचेज हो जाते हैं। अदिति कपूर आप ठीक होने जा रही हैं, नोट कीजिए फटाफट। देखिए अदिति कपूर ने जिस तरह से बताया कि 6 महीने से रैशेज निकलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं अर्टिकेरिया, इसी को बोलते हैं छपाकी निकलना, इसी को बोलते हैं एक तरह से दाफड़ निकलना। तो अगर किसी भी मेरे भाई बहन को इस तरह की समस्या है कि अचानक से शरीर पे एलर्जी के रूप में दाफड़ निकल आते हैं, कहीं छपाकी निकल आती है, कभी कभी चीजें सूज जाती हैं, सिर सूज जाता है, होठ सूज जाते हैं, कान नाक कुछ कोई पार्ट सूज तक जाता है, तो अर्टिकेरिया जो होता है उसको आयुर्वेद में शीत पित्त कहा जाता है। आपने अदिति क्या करना है, काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, ये आधा चम्मच देसी घी, अगर गाय का घी है तो बहुत अच्छी बात है, तो इन दोनों को मिलाकर के सुबह खाली पेट आपने रोज खाना है। इसके आधे घंटे बाद ही आपने कुछ और खाना है। उसके बाद नंबर 2 पे आता है कि आप जो है थोड़ा सा सरसों का तेल और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर के कटोरी में आप ले लीजिए, और उसके बाद जो है उससे जितना हो सके आप हाथ पैरों की, पेट की, जितना बॉडी का आप कर सके 5 मिनट के लिए आप सुबह मसाज कीजिए, नहाने से लगभग आधे से 1 घंटा पहले। तो ये आपने 2 काम कर लिए। इसके बाद भी देखिए एक चीज बहुत ही गर्व के साथ बता रहा हूं, काली मिर्च घी में मिलाकर के खाने से और साथ में सरसों के तेल की थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर के मालिश करने से 50% लोगों को पहले 15 दिन में ही एलर्जी खत्म हो जाती है। और जो 50% रह जाएं वो हमें संपर्क करें। अर्टिकेरिया का हमारे पास बहुत ही अच्छा इलाज है। 99% पेशेंट 3 महीने में ठीक हो जाते हैं, चाहे उनकी एलर्जी 15 साल पुरानी हो, चाहे 20 साल पुरानी हो, चाहे 30 साल पुरानी हो। 3 महीने में 99% पेशेंट जो हैं वो आयुर्वेदिक मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं। लेकिन एक चीज मैंने फिर बतानी है, काली मिर्च और घी ये मिलाकर के सुबह खाली पेट खाना कल से ही शुरू कर दीजिए। अब अभिनेंद्र तिवारी जी क्या लिख रहे हैं, चेहरे पर फुंसी के दाग कैसे मिटाएं। तो फुंसी के दाग मिटाने में देखिए
एलोवेरा बड़ा अच्छा काम करता है। तो एलोवेरा जो है उसको ग्रीन जो होता है, गमले में भी बहुत सारे लोग आप घर पे लगाने लगे हैं, तो आप एलोवेरा लीजिए, उसके पत्ते को आप थोड़ा सा पत्ता, इतना सा पत्ता पहले काटिए, फिर उसके 2 हिस्से कर लीजिए और एक हिस्सा इस हाथ में पकड़िए, एक हिस्सा इस हाथ में, और दोनों से अच्छे से चेहरे को रब कीजिए। ऐसे आपको लगातार करना पड़ेगा, मे बी डिपेंडिंग ऑन द कि कितने आपके जो है निशान कितने बड़े हैं, कितने पुराने हैं। 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने, लेकिन इससे काफी आपको मदद मिलेगी। अगर हो सके थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप जब एलोवेरा एक तरह से ये रगड़ रहे हैं तो उस समय उसमें जैसे ऊपर से 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए। और जो लोग को अभी भी एक्ने निकलते हैं वो इसी में 1 चुटकी नीम के पत्ते आपको मिल जाएंगे, उनको आप सुखा करके पाउडर तैयार करें। नीम के पत्तों को सुखा करके पाउडर तैयार करें और उसी जो एलोवेरा का पत्ता था जिसे आपने काट करके एक तरह से उससे स्क्रबिंग करनी थी, वो पत्ते के ऊपर आप डाल करके 1 चुटकी हल्दी और थोड़ा सा नीम का पाउडर, और उससे आप रब करें और फिर कमाल देखें। करिए करिए करिए, बहुत अच्छा आपको फायदा होगा। सिंपल चीजें हैं, नुकसान कुछ नहीं है, फायदा बहुत अधिक होने की संभावना है। चौथी बात, नेवर कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से ना करें। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो चौथा पॉइंट नोट करें, नेवर कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। अपनी तुलना दूसरों के साथ ना करें। हर व्यक्ति अपने आप में बढ़िया है, अपने कर्मों से, अपने भाग्य से, अपने इतिहास से वो जो पा रहा है बढ़िया है, क्योंकि वास्तव में वो कितना बढ़िया है वो हमें पता नहीं होता। सो आपको अपने को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। अपने को ही नहीं, अपने घर के किसी भी सदस्य को, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो घर में कोई महिला हो, आप जिस, और केवल व्यक्ति विशेष से नहीं, अपने घर से, अपनी गाड़ी से, अपनी धन संपत्ति से, अपनी पोस्ट से, देखिए बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। सो मैं एक चिकित्सक होने के नाते आपको बता सकता हूं कि मैंने जो लोग बहुत कम कमाते हैं, 10-20 हजार रुपये महीना कमाते हैं, उनको भी बहुत खुश देखा है मैंने, बहुत खुश, मतलब इतना खुश कि आप हैरान हो जाएंगे। और मैंने उन लोगों को भी बहुत उदास देखा है जो करोड़ों कमाते हैं। सो कहने का मतलब यह है कि खुशी जो है वो पैसे में अगर होती तो सबसे प्रसन्न आदमी जो है वो अमीर होते। और अनफॉर्चुनेट देखिए कि जैसे जैसे काम धंधा बढ़ रहा है, जैसे जैसे अमीरी बढ़ रही है, वैसे वैसे घर की सुख शांति जो है वो चली जाती है। क्या है ये? तो विचारणीय है, विचारणीय है, ये सब चीजें विचारणीय हैं कि इनको आप, वो एक्चुअली मुझे लगता है कि हम जो है कंपैरिजन वाली दुनिया में चले जाते हैं, और वो कंपैरिजन वाली दुनिया बहुत बुरी होती है, क्योंकि एक टास्क पूरा होगा दूसरा टास्क शुरू हो जाएगा। सो प्लीज डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स, किसी से आप कंपेयर मत कीजिए। ये चौथा पॉइंट। 5वां पॉइंट भी नोट कीजिए फटाफट, ट्राई टू बी परफेक्ट इन टाइम मैनेजमेंट। मतलब समय प्रबंधन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास करें। आपका टाइम मैनेजमेंट जो है ये भी आपके मन को, आपको खुशी देने को बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट सीखिए। अब देखिए, टाइम मैनेजमेंट, आप कहेंगे मेरा टाइम मैनेजमेंट ठीक है। मैं कहता हूं टाइम मैनेजमेंट के नंबर, अगर मैं 100 लोगों को पकड़ता हूं तो 100 में से शायद 90 को मैं फेल कर दूंगा टाइम मैनेजमेंट में। किसी को बोलते हैं सुबह वॉक करते हो? सी, व्हेन वी टॉक अबाउट एन इंडिविजुअल, और हम बात करते हैं कि वो हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको यह भी नहीं पता कि उसको पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने के लिए ही हैज टू पास 6 एग्जाम्स। दैट मीन्स ही हैज टू बी परफेक्ट, परफेक्ट तो नहीं बोल सकते, गुड एनफ इन 6 पैरामीटर्स, 6 डायमेंशंस। पहला है फिजिकल, दूसरा है मेंटल, तीसरा है सोशल, चौथा है स्पिरिचुअल, 5वां है देश का, और 6ठा है अर्थ का, इकोनॉमिक।
आज हम इन 6 के 6 में अनफॉर्चुनेटली कोई 1 के लिए लगा पड़ा है, कोई 2 पे काम कर रहा है, कोई 3 पे काम कर रहा है। 3 के ऊपर तो बढ़ ही नहीं रहे हैं, और वो भी आधे अधूरे से प्रयास है हमारे, वो भी आधे अधूरे से प्रयास है हमारे। हम जो है वॉक करने जाते हैं, और कैसे वॉक कर रहे हैं वो भी पता है। वो मस्ती करते हुए, बात करते हुए जाते हैं जी, वॉक कर रहे हैं, और रास्ते में जो है वो थोड़ा सा भेलपुरी भी खानी है, किसी ने कुल्फी खानी है, किसी ने आइसक्रीम खानी है, किसी ने और कुछ खाना है, कोई कोल्ड कॉफी पी के आ रहा है। ये वॉक होती है हमारी, कि शाम को वॉक पे जाते हैं, और वॉक गप्पे मारते मारते ऐसे ऐसे करके चलते हैं, ऐसे से वॉक से कोई फायदा नहीं है। मत जाइए, मत जाइए। जब तक आपका पसीना ना निकल जाए तब तक, चाहे वो वॉक करते हुए, चाहे वो योग करते हुए, चाहे वो एक्सरसाइज करते हुए, चाहे वो व्हाटएवर, अगर पसीना नहीं निकला तो कुछ काम का नहीं है। यू हैव टू मेक श्योर कि आपको स्वेटिंग हो, देन ओनली योर फिजिकल एक्टिविटी विल बी रजिस्टर्ड, कि आज फिजिकल एक्टिविटी हुई। स्वेटिंग अगर नहीं हुई तो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो। सकता है कि अपने किसी प्रिय मित्र के साथ आप घूम रहे हैं और बातें करते हुए आनंदित हो रहे हैं, तो वजन घटेगा नहीं और बढ़ जाएगा। तो इसलिए आपको सब चीजें सोचनी है, सब चीजें करनी है। उसके टाइम मैनेजमेंट, तो आप क्या बोलते हैं, टाइम ही नहीं है। आप टाइम ही नहीं है, मतलब आपके पास सुबह नहीं तो शाम नहीं तो दोपहर घूमने का टाइम ही नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी का टाइम ही नहीं है। आपको थोड़ी देर परिवार के साथ बैठने का टाइम ही नहीं है, थोड़ा सा सामाजिक कार्यों में जाने का टाइम ही नहीं है, आध्यात्मिक मंदिर जाना है, महाराज जी से मिलना है, गुरु जी से मिलना है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल एक्टिविटी करनी है, टाइम ही नहीं है। देश के लिए कुछ करना है, टाइम ही नहीं है। बस एक चीज के लिए टाइम है, वो अर्थ। और अर्थ पूरा टाइम अर्थ पे दे रहे हैं, धन कमाने पे दे रहे हैं, लेकिन धन उससे भी संतुष्टि नहीं है। मतलब कहने का मतलब यह है कि हमें एक बहुत सीधा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। पूर्ण रूप से अगर स्वस्थ रहना है, मतलब एक तरह से हैप्पीनेस अगर चाहिए, तो आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना होगा। और पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने के लिए आपको 6 के 6 एग्जाम पास करने होंगे। जब 6 एग्जाम में आप पास होंगे तभी आप दूसरी क्लास में, अपर क्लास में जो है अपलिफ्ट होंगे, भेजे जाएंगे। और अगर आपका एक भी सब्जेक्ट आपका क्लियर नहीं हुआ तो आपको उसी क्लास में वापस से टीचर बिठा देती है। और जब उसी क्लास में बिठा देती है टीचर, तो मुझे लगता है कोई बच्चा भी सेम उसी क्लास में बैठ करके खुश नहीं होता, वो धीरे धीरे उदास ही होता चला जाता है। इवन इफ उसके एक सब्जेक्ट में 100 में से 100 नंबर आए हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट में पास नहीं है, वो 2 सब्जेक्ट में पास नहीं है, तो ही विल नॉट गेट प्रमोटेड। बस यही जीवन में होता है, क्योंकि आप हर सब्जेक्ट में पास नहीं। कोई सामाजिक स्वास्थ्य में फेल है, कोई आध्यात्मिक स्वास्थ्य में फेल है, कोई देश के लिए जो स्वास्थ्य, देश का स्वास्थ्य, किसी को परिभाषा ही नहीं पता कि वो भी क्या जरूरी है। मतलब सब आपको बताऊंगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पर कहना चाहता हूं कि आपको टाइम निकालना पड़ेगा, सो दैट आप, एक आपके पसंद का पेपर है, लेकिन 5 और भी पेपर हैं जिसमें पासिंग मार्क्स तो लाने पड़ेंगे, देन ओनली यू विल बी हैप्पी। तो आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा, तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी चलनी चाहिए। क्या हो गया, धन 100 में से 100 नंबर ना आए, धन के पेपर में 100 में से 70 आ जाए, तब भी फर्स्ट डिवीजन पास है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी पेपर में तो पास करो। अरे सामाजिक स्वास्थ्य का पेपर भी तो पास करो। सो ये सब चीजें ध्यान रखनी होंगी। उसके बाद साहब 6वां पॉइंट वो है अवॉइड आस्किंग अदर्स ओपिनियंस अबाउट माइनर थिंग। मतलब आपसे संबंधित छोटी छोटी गैर जरूरी बातों पर दूसरों से राय लेने से बचें। अरे छोटी छोटी चीजें होती हैं, आपने कोई कपड़े पहने, फिर आप जबरदस्ती आप अपनी पसंद के लेके आए हो, एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, आपको अच्छे लग रहे हैं, और जा करके अपनी मित्र मंडली से जरूर पूछना है कि ये कलर ठीक लग रहा है, ये कपड़ा ठीक लग रहा है, ये मैंने अच्छा बनाया, ये मैंने अच्छा लिखा। अगर कोई समझदार व्यक्ति ये कह दे कि ये जो तुम लाए हो 20,000 की खरीद के पोशाक, ये काली की जगह अगर नेवी ब्लू होती तो बहुत अच्छी लगती। काली जो है ना ऐसे मौके पे चलती नहीं है। पूछा किसने? आपने। और गुस्सा भी कौन हुए? फिर आप। चिड़े भी कौन? आप। और मूड किसका खराब हुआ? आपका। अब मैं ये पूछता हूं, पूछा क्यों? पूछा क्यों? अरे भाई आपने
शोरूम पे गए, आपको जो आपको जचा वो आपने लिया, 20,000 रुपए खर्च किए, पहन करके आप पार्टी में पहुंच गए उन कपड़ों को। अब कम से कम वहां पार्टी से किसी के कहने पे घर वापस जाके और तो पहन नहीं आओगे। मत पूछो यार, किसी 4 से पूछोगे, 3 ने अच्छा कह दिया कोई बात नहीं, एक ने बुरा कह दिया कि यार ये कलर इस मौके पे कलर चल नहीं रहा, ये खराब लग रहा है, तेरे को नहीं पता था आज क्या फंक्शन है, तू काला पहन के आ गया। सो कहने का मतलब यह है कि आपने अपना मूड ऑफ कर लिया। दूसरा, हम अच्छा करते हैं कुछ भी, चाहे घर में करें चाहे ऑफिस में करें, अरे वो अच्छे का फल मिल जाएगा, डोंट वरी, अच्छे का फल मिल जाएगा। और अच्छे को भी आप दूसरों से चेक कराना शुरू कर देते हैं। लोगों से आप सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ईमानदार हैं, बहुत सच्चे हैं, बस वो सर्टिफिकेट जब नहीं मिलता तो फिर आप परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए आप कैसे हैं, आप कितने अच्छे हैं, उसको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और जितना आप जानते हैं उतना ही आपका भगवान भी जानता है। और विश्वास कर लीजिए, गीता में स्पष्ट लिखा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचने मां कर्मफल हेतुर्भुर माते संगे अस्तु अकर्मणे। यानी कि निश्चित ही कर्मों पे हमारा अधिकार है, लेकिन फल पर कदापि हमारा अधिकार नहीं है। सो कहने का मतलब है कि हम अगर कुछ भी भेंट कर सकते हैं प्रभु को जो वास्तव में फल देता है, तो वो है कर्म की भेंट। ये पैसों की भेंट, ये फूल मालाओं की भेंट, ये जो सुंदर सुंदर सजा सजा के हम लोग करने की कोशिश करते हैं, ये सब बेकार है। प्रभु को केवल और केवल एक भेंट स्वीकार्य है, वो है अच्छे कर्मों की भेंट। वो आपके अच्छे कर्मों की भेंट के अनुसार आपको निश्चित रूप से फल देगा। जल्दी देगा तो उतना ही देगा जितने कर्म हुए हैं, देर से देगा तो विद इंटरेस्ट देगा। आपको अपने हर कर्म को वास्तव में अपने कृष्णा को, अपने भगवान को अर्पित करना है, समर्पित करना है। फल आपको मिलेगा ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका जो अकाउंट है उसमें त्रुटि की संभावना 0 है, 0। दिक्कत वहीं शुरू होती है जहां पे काम करके एकदम फल की इच्छा होती है। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट भी यहीं पे है। नेक्स्ट पॉइंट है, आप अपना श्रेष्ठ दें, लेकिन अपने को लक्ष्य के बोझ के तले ना दबाएं। टारगेट ओरिएंटेड काम मत करो, अपना श्रेष्ठ दो। आपको अगर कोई टारगेट भी देता है, आपका बॉस भी आपको अगर कोई टारगेट देता है, विश्वास कीजिए, अगर वो बॉस है तो उसको मालूम है कि ये काम आज होना नहीं है, लेकिन जस्ट टू क्रिएट प्रेशर वो आपसे कहता है कि आज ये करके जाना भाई। तो आप भी क्या दो, वहां सर लगा तो रहूंगा सर, और लंच में भी उसे वहीं बैठे नजर आओ। फिर आप कहो कि सर लगा तो रहा, सर थोड़ा सा रह गया कल, वो कहेगा कोई बात नहीं, कल दोपहर तक कर देना यार प्लीज। टेलिंग यू, आप अपना श्रेष्ठ दो, अपने काम को बहुत ईमानदारी से सच्चाई के साथ करो, बिल्कुल चिंता मत करो। सब तरफ अगर इतना सब करने के बाद भी आप, कोई बॉस आपको जो है मतलब डिमोरलाइज कर रहा है, तो फिर ध्यान रखो कि खानी तो 2 रोटी ही है ना। वो भी आज के टाइम पे तो हम लोग इन जनरल चना, राजमा, छोला, ये सब तो हम दूरी करते आ रहे हैं। येलो दाल के साथ हल्की नौकरी कर लो, अच्छा बॉस ढूंढ लो, भगवान ने दिमाग दिया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सब कुछ सकारात्मक होकर के, सब कुछ सकारात्मक हो। जबरदस्ती कहीं पे बंधनों में मत बंधे रहो, अपने को कभी असहाय मत समझो। ये दुनिया बड़ी खुली है, लेकिन खुली उसे लगती है जिसका दिमाग खुला है, जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव है, जिसकी सोच सकारात्मक है। लेकिन इन जनरल मैं ये मानता हूं कि अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप सच्चे हैं, यदि आप सुबह 9 से 6 बजे तक की आपकी ड्यूटी को ईमानदारी से करते हैं, तो 100 में से 1 नहीं, मैं कहता 99 बॉसेस जो हैं वो आपको अप्रिशिएट ही करेंगे। मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हम अपने कामों में कहीं ना कहीं ईमानदारी नहीं रखते और एक्सपेक्टेशंस हमारे बहुत हाई होते हैं, तो उसको थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। सो आई रिपीट कि आप अपना श्रेष्ठ दें, आप अपनी काम को पूरी निष्ठा के साथ करें, लेकिन सुबह बैठ करके आप अपने लिए टारगेट ना फिक्स करें, क्योंकि आपने अगर टारगेट फिक्स करने शुरू कर दिए तो आप प्रेशर में आ जाएंगे, और जब प्रेशर में आएंगे तो आपको विश्वास कीजिए वो काम कम होगा। और कर भी लिया आपने बहुत दौड़ दौड़ के, तो अगले दिन के काम अफेक्टेड हो जाएंगे।
जीवन बहुत लंबा है, रोज रोज तो काम करना है। हाँ, कोई अर्जेंट काम है निपटा लीजिए, तो कल रिलैक्स कर लेना, लेकिन आप रोज वैसे काम नहीं कर सकते। देन आपका तन भी खराब होगा, मन भी खराब होगा, सब कुछ खराब हो जाएगा। 8वां पॉइंट, डोंट ओवर ट्राई टू चेंज अदर्स। दूसरों को बदलने की अति कोशिश ना करें। और इस पॉइंट को मैं सबसे पहले तो घर के लेवल पे बात करना चाहता हूं। एक आदमी, एक औरत, अपने आप में सोच में जमीन आसमान का अंतर होता है। बच्चे, उनकी सोच अलग, बड़ों की सोच अलग, बुजुर्गों की सोच अलग, युवाओं की सोच अलग, महिला की सोच अलग, पुरुष की सोच अलग, दो पुरुषों की सोच अलग, सबकी सोच अलग, सबका अपना अपना कंफर्ट जोन। मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना पर्टिकुलर विचार यह है कि हर व्यक्ति की अपनी एक सोच है, हर व्यक्ति का अपना काम करने का तरीका है, हर आदमी की अपनी लाइकिंग है। आपको सफेद रंग पसंद है, हो सकता है कि दूसरे ही आपके मित्र को रेड कलर पसंद हो, तो आप सफेद को एंजॉय करो, लेकिन उसकी पसंद को व्हाइट करने की कोशिश मत करो। और मैं तो कभी कभी ऐसे भी सोचता हूं कि ईश्वर ने, देखिए, आपको व्हाइट पसंद है, एक मित्र को रेड पसंद है, एक को ब्लैक पसंद है, एक को ब्लू पसंद है, एक को ग्रीन। ऐसा दिमाग भगवान ने बनाया। और ये दिमाग जो ये एक तरह से डाइवर्सिटी है थॉट्स की, जो ये एक तरह से विभेद है, सोच में अंतर है, इसी कारण से दुनिया जो है वो रंग बिरंगी बनी हुई है। इसी वजह से कोई क्लासिकल पसंद कर रहा है तो क्लासिकल जो हमारे गाते हैं सिंगर्स, उनको तवज्जो मिल रही है। कोई जो है डिस्को गा रहा है, कोई क्लासिकल गा रहा है, कोई पता नहीं रॉक रैक क्या बोलते हैं वो गा रहा है, कोई अपना जो है अलग तरह के कोई गजल्स गा रहा है। सब सोचिए, अगर अगर आपको पसंद है और आप ये जिद करें कि गजल ही बेस्ट है और सबको गजल ही सुननी चाहिए, तो कैसे काम चलेगा? मेरा कहने का मतलब यह है कि सबको अपने हिसाब से काम करने दें। हाँ, अब आपकी शादी हो गई, अब शादी से पहले या तो बात कर लेते, भाई एक रूम में जो है मेरे को तो एक रेड पसंद है, उसको रेड दीवार चाहिए, और दूसरा कहता है रेड मैं देख नहीं सकता। तो वैसे काम तो नहीं चलेगा कि हाँ भाई एक आदमी तकिया इधर करे, उसको व्हाइट नजर आए, दूसरा आदमी तकिया इधर करे, उसको रेड नजर आए और फिर सोए। ऐसा तो होगा नहीं। तो फिर क्या करें? अब दो रास्ते हैं, या तो शादी से पहले बात कर लेते, या फिर अपना जो है कमरे में घुसे अगर दोनों एक साथ, तो अपना जो है लाइट ऑफ कर दें भाई। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने कोई जिम्मेदारी ली है तो फिर यू हैव टू बी लिटिल फ्लेक्सिबल। अगर आपके परिवार कोशिश ना करें, उसको बोलो कि हाँ मेरे को पार्क जाना पसंद है, तुमको मूवी जाना पसंद है। जी, वीडियो वापिस से आ गया, ठीक है जी। और उसके बाद 9वां पॉइंट जो है वो ये है कि साहब, जो हमारा एक टेंडेंसी है कामों को टालने की प्रवृत्ति है, वो भी हमारे जीवन में बहुत दुख देती है। 1 मिनट का काम होता है, 1 मिनट का काम, हमें मोबाइल उठा करके टेलीफोन का बिल जमा करना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा करना है, 1 मिनट का काम होता है, लेकिन हम उसे जो है टाल देते हैं। और वो हमारे दिमाग में एक बोझ के रूप में पूरे दिन बना रहता है, 2 दिन तक, 3 दिन तक, 4 दिन तक बना रहता है, हमें इरिटेट करता है अंदर से। हमें पता नहीं लगता, एक इरिटेशन की अंडर करंट चल रही होती है, केवल इसलिए कि हम वो 1 मिनट निकाल करके उस काम को नहीं निपटा रहे। एक ये भी पॉइंट है कि आप कामों को टाले नहीं, छोटे छोटे कामों को तुरंत कर दिया कीजिए। और 10वां पॉइंट है कि बी स्पिरिचुअली हेल्दी। आपको अपने आध्यात्मिक ज्ञान को भी, आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी इतना तो परफेक्ट करना है कि विपरीत परिस्थितियों में भी आपका जो एक तरह से सामान्य मानसिक संतुलन है वो बना रहे, सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जीवन में, मरण में। तो मैं फटाफट 10 पॉइंट जो है रिपीट करूंगा। इससे पहले थोड़े से 1-2 क्वेश्चन ले लेता हूं। अनीता गहलोत क्या लिखती हैं जी? सर, मेरी मदर के नी में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बताया है आयुर्वेद में। देखिए अनीता गहलोत जी, मदर को अगर ऑपरेशन के लिए बता दिया है तो डेफिनेटली शी मस्ट बी हैविंग ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें जोड़ की दोनों हड्डियां पास पास आ जाती हैं और फिर वहां पे एक तरह से क्रैकलिंग साउंड होती है, हड्डियों में टूट फूट हो जाती है और फिर कहा जाता है कि जोड़ बदले। तो उनको तो खैर
अब हम क्या ठीक करेंगे, कितना ठीक करेंगे पता नहीं है, लेकिन एक चीज आज इस लाइव सेशन के टाइम पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से खाना खाना नहीं भूलते आप, जिस तरह से ब्रश करना नहीं भूलते आप, 2 मिनट के लिए, चाहे आप सुबह आपके पास समय है या रात में आपके पास समय है, लेकिन 2 मिनट के लिए आप घुटनों पे तेल लगाना शुरू कर दीजिए। हमारे बड़े रोज रोज तेल लगाते थे। इस घुटने को यदि खराब नहीं होने देना तो इसको 2 चीज चाहिए, एक तेल और एक जो है हल्की सी एक्सरसाइज, एक्सटेंशन एक्सरसाइज बोलते हैं हम लोग उसको। तो आप महाविषगर्भ तेल ये लीजिए और आप इसको लगाइए। अच्छा, माता जी के लिए आप फोन करके बताइए, सो दैट उनका एक्सरे देख करके, उनका वेट देख करके, उनकी एज देख करके, जो दूसरी मोर्बिडिटीज हैं उनको देख करके हम आपको बताएंगे कि वास्तव में क्या हम उनकी मदद कर पाएंगे, ऑपरेशन चलवा पाएंगे कि नहीं चलवा पाएंगे। उसके बाद जी ये इन्हीं का वापिस है, अविनेंद्र तिवारी हो गया, खुशी सिर्फ संतोष में है, ये मेरा अनुभव है। अविनेंद्र तिवारी जी लिखते हैं खुशी सिर्फ संतोष में है। सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अविनेंद्र जी बिल्कुल सही बात कही है कि अगर आप कहीं ना कहीं से आपको तसल्ली है, तसल्ली, तो बहुत कम चीजें भी आपको खुशियां देती हैं, और अगर तसल्ली नहीं है तो आपको फिर बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स भी खुशियां नहीं देते हैं। और कौन लिखता है जी, सुदीप गांगुली, सर पेट साफ नहीं हो रहा है, आप छोटी काली हरड़ लाएं, छोटी काली हरड़, और हरड़ ला करके उसको थोड़ा सा 100 ग्राम हरड़ में 1 चम्मच बादाम का तेल डालें, और बादाम का तेल डाल करके और उसको फ्राई करें, और फ्राई करने के बाद में उसको पाउडर करके 1 चम्मच रात में लेना शुरू करें। ये सबसे सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव एक तरह से पेट साफ करने का घरेलू इलाज है। आई रिपीट, छोटी काली हरड़ ला करके उसको साफ करके आप कढ़ाई में डालिए, और डाल करके उसमें 1 चम्मच बादाम का तेल डालिए, और बादाम का तेल डालने के बाद फिर उसको आप हल्के से फ्राई कर लीजिए, सुखा लीजिए, पाउडर कर लीजिए। इसी को हम बोलते हैं अभ्या चूर्ण। तो 1 चम्मच ये वाला जो पाउडर है ये आप रात में खाइए, देखिए सुबह आपका पेट साफ होगा। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि आप पेट साफ नहीं हो रहा है, इट्स ए सिम्टम ऑफ इंडाइजेशन, तो इंडाइजेशन का भी इलाज कराइए, सो दैट परमानेंटली आपको क्योर मिल सके। तो अब अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं एक बार पढ़ देता हूं वो 10 पॉइंट जो मैंने नोट किए आप लोगों के लिए, और आप इन पे जरूर विचार करेंगे, और ऐसा आप करेंगे, ऐसा कोई भी करेगा तो मुझे लगता है कि उसको निश्चित रूप से जीवन में खुशियां आएंगी। पहली बात कि हमने अपनी डिजायर्स को फॉर फिजिकल अचीवमेंट, मतलब बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बहुत सारा धन, अन्य सुख सुविधाओं के प्रति कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं को सीमित करना है। नंबर 2, ऑलवेज हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड। हमने कोई भी काम, चाहे वो घर मिले, चाहे ऑफिस में मिले, चाहे समाज में मिले, उसके प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है। नंबर 3, हमें आज ही कसम उठानी है कि हम पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करेंगे, और स्पेशली बुराई करके ये तो नहीं कहेंगे कि उसको मत बताना। वैसे तो आपके पास इतना करेज होना चाहिए, इतनी हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि आप बुराई किसी मित्र की कर रहे हैं, किसी ऑफिस के लिए कर रहे हैं, किसी रिश्तेदार की, तो आप खुद से कह दीजिए, एटलीस्ट मामला तो निपटेगा। चौथी बात, कभी भी अपनी चीजों की तुलना, चाहे वो शरीर है, चाहे वो घर का कोई मेंबर है, चाहे आपके पास सुख सुविधाओं की बात करें, दूसरों से मत कीजिए, उससे कोई लाभ नहीं, केवल और केवल दुख मिलेगा। नंबर 5, अपने समय प्रबंधन को ठीक कीजिए। टाइम मैनेजमेंट में फिजिकल एक्टिविटी का टाइम भी रखिए, आपकी मेंटल एक्टिविटी करना पड़ेगा वीकली। आप कहिए कि एक दिन मैं समाज के लिए देता हूं, देश के लिए भी आपको कुछ घंटे देने पड़ेंगे। आपको कहीं ना कहीं आध्यात्मिक निपुणता भी लानी है, एंड एट लास्ट जो समय बचे उससे धन भी कमाना है। लेकिन अक्सर ये होता है कि हम धन के पीछे लगे रहते हैं, उसमें भी तसल्ली नहीं मिलती। उसके बाद 6, आपकी अपनी चीजों को आप दूसरों से वेरीफाई कराने की टेंडेंसी छोड़ दीजिए।
आपको जो पसंद है वो कीजिए। कम से कम कपड़े, क्या जरूरत है किसी से पूछने की। अपने घर में जहां पे, हाँ आप घर में हैं, तैयार हो रहे हैं, आप हस्बैंड वाइफ से पूछता है ये शर्ट ठीक है, वो बोले नहीं ये नहीं, ये पहन लो, समझ में आता है, आपने दूसरी शर्ट निकाली पहन ली। पार्टी में पहुंच करके वहां पूछने से क्या मिलने जा रहा है, केवल मूड ऑफ के अलावा? या हम कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, घर में हमारा व्यवहार कैसा है, वो दूसरा क्या बताएगा? वो आप अपने स्वयं से डिसाइड करेंगे। आप अपना श्रेष्ठ दीजिए, उसके बाद अगर उसको पसंद नहीं आता तो यह छोड़ दीजिए, भगवान भरोसे, कह दो जी हम तो इतना ही कर सकते हैं बस, बाकी जो होगा ठीक है देख लेंगे। आपको समझदार बनकर के अपना श्रेष्ठ देना है, उसके बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जी मैंने ये कहा कि डोंट ट्राई टू चेंज अदर्स। आपको दूसरों के हिसाब से अपने को एडजस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, उनको चेंज करने की कोशिश करेंगे। अरे जब आप खुद को चेंज नहीं कर पाते तो दूसरों को चेंज कैसे? आपका कहना आप खुद नहीं मानते। आप कहते हैं मैं कल से वॉक पे जाऊंगा, नहीं जाते। आप कहते हो मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, फिर भी पीते हैं। आप कहते हो मैं शराब नहीं पीऊंगा, फिर भी पीते हैं। मतलब अब मैं ऑफिस का काम ऑफिस में निपटा के आया करूंगा, मैं सुबह घर आके बच्चों के साथ बैठा करूंगा। आप कितनी बार कहते हैं अपने से? किसको आप ही कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं? अपने को कह रहे हैं। आप अपना कहना खुद मानते नहीं और उम्मीद रखते हैं कि आपका कहना दूसरा मानेंगे, ये बेईमानी है। प्लीज डोंट ट्राई टू चेंज, और एटलीस्ट ओवर ट्राई टू चेंज अदर्स बिल्कुल मत कीजिए। उसके बाद फिर मैंने कहा कि आप अपना बेस्ट दीजिए, लेकिन अपने को टारगेट शब्द जो है ना, लक्ष्य, इसके बोझ तले सुबह सुबह मत दबा लिया कीजिए, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं है। और हाँ, एक एक मिनट के जो काम होते हैं ना, उन्हें फटाफट निपटा दिया कीजिए। वो एक एक मिनट के काम आपके दिमाग में बोझ की तरह दबे रहते हैं, तो आप कामों को टालने की प्रवृत्ति भी छोड़ दीजिए। और 10वां पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा आपको अध्यात्म की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि आध्यात्मिक स्वास्थ्य वो स्वास्थ्य है जो आपको किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो लाभ की है, हानि की है, जीवन की है, मरण की है, दुख की है, सुख की है, आपको मानसिक रूप से बैलेंस स्टेट में बनाए रखेगी। इन 10 पॉइंट को आप अगर लिख पाए तो अच्छी बात है। अगर फिर कभी आपका मन करे कि इन बातों को सुने तो वीडियो ये अभी पोस्ट हो जाएगी, इसको आप सुनिए। इन 10 चीजों को जितना अधिक से अधिक आप जीवन में उतारेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि उतना ही जीवन अच्छा होता जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगले शनिवार को 9 बजे फिर भेंट होगी। आप सभी के लिए भगवान धन्वंतरि से प्रार्थना करता हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम धन्वंतराय नमः। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार।